नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ब्रांच एंड बाउंड मेथड। इसमें भी हमें फंक्शन का सोल्यूशन निकालना होता है इंटीजर्स की शक्ल में। सब क्वेश्चन मैक्सिमाइज में गिवन है, दो ही वैसे सवाल इसके गिवन है। क्वेश्चन मैक्सिमाइज में गिवन है z=2x1 + 3x2 और नीचे कॉन्सेंट्रेट्स गिवन है, दोनों राइट साइड पे जो है वो ग्रेटर साइड। अच्छा, इसके बाद हमने आंसर डालना, नीचे लिखा हुआ है और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखा हो, क्वेश्चन के ऊपर मेंशन ना भी किया हो, तो हमने इसे करना है या कटिंग प्लेन से या ब्रांच एंड बाउंड से, ये तो कन्फर्म है। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, z-2x1 हो जाएगा -3x2 और नीचे कंसनट्रेंट्स को भी हमने उस वे स्लैक वेरिएबल s1 और s2 ऐड कर लिए। इसके बाद करना है सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व, सादा सिंपलेक्स से। तो हमारे पास ये पहला टेबल बनेगा। पहले हमारे पास से -3 मोस्ट नेगेटिव x2 एंटरिंग आ जाएगा, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग s2 आ जाएगा लीविंग, तो s2 निकल जाएगा और x2 उसकी जगह पे एंटर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टेबल में x1 हमारे पास एंटरिंग हो जाएगा और s1 उसका लीविंग हो जाएगा। टेबल एंड हुआ, हमारे पास आंसर आ गई 246/17। x1 की वैल्यू आई 63/17 और x2 की वैल्यू आई 40/17। अब हमें तो चाहिए था इंटीजर्स में सोल्यूशन, हालांकि ये दोनों क्या आ गए हैं, रेशोज़ आ गई हैं। जब दोनों फ्रैक्शन में आ जाए या दोनों रेशोज़ आ जाएँ तब हमने कोई XR की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। अब हम XR उसको सेलेक्ट करते हैं जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग रेशो आ जाए। अब यहाँ पे x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग भी रेशो है, x2 के कॉरिस्पॉन्डिंग भी रेशो है, तो हम x1 को भी ले सकते हैं XR या x2 को भी ले सकते हैं XR और दो कंसनट्रेंट्स बन जाएंगी। ये लिखी हुई हैं, XR इज़ लेस देन XR स्टार या XR इज़ ग्रेटर देन XR स्टार +1 और ये ब्रैकेट फंक्शन है। अच्छा, ये XR स्टार जो है ना, ये उसकी रेशो है। अगर तो मैंने सवाल में इसको लेके चलना है पहली लाइन को, तो फिर XR स्टार आएगी 63/17 और अगर दूसरी लाइन को लेके चलना है, क्योंकि दोनों रेशो में जिसको मर्जी ले सकते हैं, फिर आ जाएगी 40/17। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है x2 को लेके, तो फिर रेशो आनी ये वाली 40/17 वाली, तो आ जाएगा x2 इज़ लेस देन 40/17 ब्रैकेट फंक्शन या x2 इज़ ग्रेटर देन 40/17 +1। यानी कि सिंपलेक्स से आंसर इंटीजर्स में नहीं आया, आगे दो बन जाएंगी। ये इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगी सब प्रॉब्लम 1 और अगर इसको मैं हल करूँगा तो ये हमारे पास हो जाएगी सब प्रॉब्लम 2। अब इसमें ये लेस देन है, सब प्रॉब्लम 1 को मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब ये लेस देन है तो इसमें स्लैक ऐड होगा s3, क्योंकि s2 तक यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा s3, यानी कि x2 + s3 इक्वल किसके है 2 के, यानी कि यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी 2 - s3। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो लास्ट टेबल था ना सिंपलेक्स का, लास्ट वाला टेबल, उसमें से जो आपने उठाई हुई है, यानी कि x2 के कॉरिस्पॉन्ड जो रो उठाई है, वो पूरी रो उठा के लिखना है। ये मेरे पास वो पूरी रो आ गई, सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, ये मेरे पास वो पूरी रो आ गई है, वो पूरी रो एज इट इज़ लिख रही है। यहाँ पे जो आपने वैल्यू फाइंड किया है, वहाँ पे x2 x1 या x2 है, कोई भी x की वैल्यू s की शक्ल में निकाल के वो यहाँ पुट कर देनी है। अब यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू आती है 2 - s3, वो इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद जो नहीं आपके पास रो आई है, उसको लास्ट टेबल के एंड पे ऐड कर देना, इस तरह पिछले मेथड में ऐड करते थे। अब s1 s2 तक यूज़ हो गया था, मैंने s3 इधर भी लिख लिया और s3 इधर भी लिख लिया, और ये जो हमारे पास नई रो आई है, इसको लास्ट टेबल के एंड पे ऐड करके इस टेबल को मैंने अल्फ़ा 1 टेबल कह दिया, यानी कि सब प्रॉब्लम 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे छोड़ दिया। इसके बाद आए सब प्रॉब्लम 2 की तरफ। सब प्रॉब्लम 2 क्या थी, ये आ गई सब प्रॉब्लम 2, x2 - s4 बराबर किसके होता है 3 के, यानी कि x2 की वैल्यू होती है 3 + s4। वो वैल्यू मैंने दोबारा उसी लास्ट टेबल की लास्ट जो रो थी x2 वाली, वो रो उठाई, उसमें वैल्यू पुट की, इसको भी सिंप्लीफाई किया, तो ये जो हमारे पास नई रो आई है, इसको फिर उस लास्ट टेबल के एंड पे, यानी कि पहले टेबल को भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सब प्रॉब्लम 1 को भी, उस टेबल को कह दिया अल्फ़ा 1। अब इस टेबल को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने कह देना बीटा 1 टेबल। ये हमारे पास कौन सा टेबल है, बीटा 1। अब हमने क्या करना है, सब प्रॉब्लम 1 को भी सॉल्व करके देख लेना है और सब प्रॉब्लम 2 को भी सॉल्व करके देख लेना। अगर दोनों में से कोई भी अपना आंसर इंटीजर दे दे तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर सब प्रॉब्लम 1 की भी आगे सब टाइप्स बनेंगी और सब प्रॉब्लम 2 की भी आगे सब टाइप्स बनेगी। अब हमने सब प्रॉब्लम 1 का टेबल हमारे पास ये है अल्फ़ा 1 टेबल, ये वाला, और सब प्रॉब्लम 2 का हमारे पास टेबल है ये बीटा 1। अब इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इनको करना किस तरह, इनको करना डुअल सिंप्लेक्स से। अब मैंने लिखा हुआ है सॉल्विंग सब प्रॉब्लम 1 बाय डुअल सिंप्लेक्स मेथड। सब प्रॉब्लम 1 को मैंने डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व किया। डुअल सिंप्लेक्स में होता है, यहाँ से नेगेटिव रकम को हमने कहना लिविंग वेरिएबल, जो नहीं हमने एंटर करनी है रो, उसमें ध्यान रखना है राइट साइड हो ही नेगेटिव, क्योंकि आगे डुअल सिंप्लेक्स है, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। अभी आ जाएगा लिविंग वेरिएबल, अगर ये लिविंग है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंटरिंग कौन सा होता है, बटे में वो रकमें होनी चाहिए। इस जेड वाली रो को हमने इस वाली रो पर डिवाइड करना, लेकिन बटे में नेगेटिव वाली रो एलिमेंट होना चाहिए, उस पर डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास आएगा एंटरिंग, तो एंटरिंग ये है, लिविंग ये है। इसके चौक में एलिमेंट आता है -5/17, इधर 1 बना लेंगे, ऊपर 0 बना लेंगे। जब मैंने सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किया तो मेरे पास सोल्यूशन में एक तो इंटीजर आ गया, लेकिन सारे अभी भी नहीं आए, यानी कि सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करने से आंसर नहीं आया।
तो हमारे पास अब ये ऑप्शन है कि आपने अल्फ़ा 1 टेबल को सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, अब सॉल्विंग सब प्रॉब्लम 2 कर लो। बीटा 1 टेबल को आप सॉल्व कर लो। मैंने बीटा 1 टेबल एज इट इज़ लिखा, उसको भी डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व किया। जब एक स्टेप किया यहाँ पे 1 बना के 0 बनाए, इसके भी सोल्यूशन में एक तो इंटीजर आ गया लेकिन सारे इंटीजर नहीं आए। इसका मतलब अल्फ़ा 1 टेबल यानी कि सब प्रॉब्लम 1 ने भी आंसर नहीं दिया और सब प्रॉब्लम 2 ने भी आंसर नहीं दिया। जब आंसर नहीं आएंगे ना इंटीजर, तब हमने सब प्रॉब्लम 1 के आगे 2 पार्ट कर लेने हैं। अब मैंने सब प्रॉब्लम 1 के पार्ट करने हैं, वो किस तरह होंगे, ये मेरे पास सब प्रॉब्लम 1 का फाइनल टेबल था। इसमें आपने देखना है x2 की वैल्यू तो इंटीजर आ गई है, अब आप x1 को ही XR ले सकते हो क्योंकि रेशो में रही है कि बस। अब यहाँ से आप XR लोगे 21/5 को, और ये देखिए ज़रा सब प्रॉब्लम 2 तो ये सॉल्व होना, सब प्रॉब्लम 1 से मैंने 21/5 लेके फिर 2 कंसनट्रेंट्स बना ली। 2 कंसनट्रेंट से 2 नई सब टाइप्स बनेंगी। सब प्रॉब्लम 1 भी हमने कर ली, सब प्रॉब्लम 2 भी कर ली। अब जो मेरे पास बनेगी वो होगी सब प्रॉब्लम 1A और सब प्रॉब्लम 1B, यानी कि 1 की आगे से 2, 1 की A और 1 की B। अब 1A को मैंने सॉल्व करना है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आया था सब प्रॉब्लम 1 का, ये वाला, इधर से आपने जो 21/5 लिया है उसके वाली रो में, उसके वाली रो को उठा लें, वो वाली रो में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप ये पुट करोगे तो वो सब प्रॉब्लम 1A बन जाएगी। वो वैल्यू पुट की मैंने नई रो आ जाएगी, उस नई रो को सब प्रॉब्लम 1 जो था उसके सोल्यूशन के एंड पे ऐड कर दिया मैंने। ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया सब प्रॉब्लम 1A। इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा 2 टेबल। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, इस कंसनट्रेंट को भी सॉल्व करना है। अब मैंने लास्ट टेबल में से ये वाली रो उठाई लेकिन इसमें वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया बीटा 2 टेबल, ये आ गया अल्फ़ा 2 टेबल, ये आ गया बीटा 2 टेबल। अब अल्फ़ा 2 टेबल किसका है, 1A का, और बीटा 2 टेबल किसका है, 1B का। अब क्या चाहिए, हमें इंटीजर सोल्यूशन चाहिए, तो अल्फ़ा 2 वाले टेबल को भी सॉल्व कर लेंगे डुअल सिंप्लेक्स से, और बीटा 2 वाले टेबल को भी कर लेंगे डुअल सिंप्लेक्स से। जिसने इंटीजर दे दिया वहाँ पे हमारा आंसर आ जाना। अब मैं अल्फ़ा 2 वाले को करने लगा हूँ डुअल सिंप्लेक्स से, यानी कि 1A सब प्रॉब्लम करने लगा डुअल सिंप्लेक्स से। इसको मैंने डुअल से सॉल्व किया तो मेरे पास इंटीजर सोल्यूशन आ गए। अच्छा, इंटीजर सोल्यूशन आ गया मेरे पास, 1A को करने से इंटीजर सोल्यूशन आ गए। अब उन्होंने नोट्स पे इस तरह किया और करना भी इस तरह कि आपने 1 का आगे सब टाइप A तो कर लिया है, 1 की सब टाइप B भी आपने करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो मैक्सिमाइज का। इंटीजर सोल्यूशन से आंसर आया 14, शायद आप 1B करो तो इंटीजर सोल्यूशन से आंसर आ जाए 16, फिर किसको प्रीफर करेंगे, 16 वाले को, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज चाहिए। इसलिए मैंने 1B को भी किया, यानी कि इस टेबल बीटा 2 वाले टेबल जो हमारे पास है, ये टेबल था बीटा 2 वाला सब प्रॉब्लम 1B, इसके वाले टेबल को भी मैंने डुअल सिंप्लेक्स से किया, और उसका आंसर चेक करें, उसका आंसर तो इंटीजर ही नहीं आए। अगर इंटीजर आ जाए और आंसर 14 से बड़ा आ जाए तो फिर हम 1B वाले को प्रेफर करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो इंटीजर भी नहीं आए, तो ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। फिर तो ये हमारे पास सोल्यूशन भर नहीं सकता, इसलिए वो हमारे पास 14 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी इस तरीके से है। आपने पहले सिंपल लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंप्लेक्स से सॉल्व करना है। आंसर इंटीजर्स नहीं आए, कौन सी रेशो ले सकते हैं, 9/5 भी ले सकते हैं, 7/2 भी ले सकते हैं। मैंने 9/5 वाले से 2 टाइप्स बना ली, एक आ गई सब प्रॉब्लम 1, एक आ गई सब प्रॉब्लम 2। अब मैं करूँगा सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व। ये मैंने सब प्रॉब्लम 1 का टेबल बना लिया, ये मैंने सब प्रॉब्लम 2 का टेबल बना लिया एज इट इज़ उसी मेथड से। अब मैंने सब प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किया, आंसर एक इंटीजर आ गया लेकिन सारे इंटीजर नहीं आए। फिर मैंने सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व किया, सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करने से मेरे पास इंटीजर सोल्यूशन मिल गए हैं, लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं करना। मैंने बताया था बेटर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सब प्रॉब्लम 1 किया, आंसर नहीं आया, सब प्रॉब्लम 2 किया, इंटीजर सोल्यूशन तो हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमने क्या करना है, सब प्रॉब्लम 2 से सोल्यूशन निकल चुका है। अब मैंने सब प्रॉब्लम 1 के आगे फिर 2 पार्ट, हालांकि यहाँ पे इंटीजर मिल गए हैं, फिर भी सब प्रॉब्लम 1 के 2 पार्ट बना के चेक कर लेना है कि कहीं इससे अच्छा, इससे बड़ा सोल्यूशन तो नहीं मिलता इंटीजर के साथ। चेक कर लेते हैं, सब प्रॉब्लम 1 के 2 पार्ट करने हैं 1 के। अब 1 हमारे पास ये था, सब प्रॉब्लम 1 का सोल्यूशन ये था, इसके आगे 2 पार्ट करने हैं। इसमें x2 तो हमारे पास इंटीजर आ चुका है, x1 को XR लेंगे और आगे इसके 2 टाइप बन जाएंगे, 1A और 1B। अब ये देखिए मेरे पास ये आ गई, मेरे पास 1A और ये आ गई 1B। इस कंसनट्रेंट को पुट करूँगा तो आ जाएगी 1A, इस कंसनट्रेंट को पुट करूँगा तो आ जाएगी 1B। अब जो लास्ट टेबल था सोल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 1, उसमें से वो रो उठाएंगे जिसकी आपने रेशो लिया 25/6 वाली, वो रो उठाएंगे और उसमें 1A पुट करेंगे, नई रो आ जाएगी, उसी टेबल के लास्ट में उसे पुट कर देंगे। ये हमारे पास 1A की थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। फिर उसी टेबल सब प्रॉब्लम 1 के सोल्यूशन में से 25/6 वाली रो उठाएंगे, उसमें ये पुट करेंगे तो नई रो आ जाएगी, उसको उसी टेबल के एंड में पुट करेंगे तो वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी, इसकी 1B की आ जाएगी।
अब जब दो टाइप्स बन गई हैं 1A और 1B, अब मैंने सब प्रॉब्लम 1A को ये सिंप्लीफाई करके ये टेबल बना लिया, सब प्रॉब्लम B को मैंने आपको ज़बानी बता दिया किस तरह बनाना है, और आपने पिछला सवाल अगर समझ लिया तो सेम है। सब प्रॉब्लम A का भी टेबल आ गया, सब प्रॉब्लम B का भी टेबल आ गया। अब आपने क्या करना होता है, इस टेबल को डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करना होता है। पहले इसको डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, देखेंगे कि 5 से बेटर आंसर आता है, 5 से बड़ा आंसर आता है। अब मैं इसको डुअल सिंप्लेक्स से कर लगा 1A को, 1A को मैंने डुअल सिंप्लेक्स से सॉल्व किया, आंसर इंटीजर्स ही आया, लेकिन फिर क्या आ गया, 5 आ गया, कोई बेटर आंसर नहीं आया। अब मैं 1B को सॉल्व करना चाहता हूँ, 1B को सॉल्व करूँगा डुअल सिंप्लेक्स से, आंसर फिर इंटीजर आ गया लेकिन आया गया, फिर 5 आ गया, मतलब इससे बेटर सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, 5 ही आपका मैक्सिमम आंसर है। तो फिर आपके पास 3 टेबल से 5 आया, वो 5 आंसर आएगा लेकिन 3 टेबल से। एक टेबल से आपके पास x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 2 है, दूसरे टेबल से आपके पास x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 1 है, तीसरे टेबल से आपके पास x1 की वैल्यू 5 है और x2 की वैल्यू 0 है। ये तीनों आपने z की वैल्यू 5 ही आपके पास आंसर आएगा, और 2 ही क्वेश्चन है इस मेथड के। तो इस तरीके से आपके पास इंटीजर सोल्यूशन के लिए 2 मेथड्स थे, एक था आपके पास ब्रांच कटिंग प्लेन वाला, और एक था आपके पास ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ये दोनों मेथड्स अब आपके क्लियर हैं। इसके साथ एक तीसरा क्वेश्चन भी वैसे मेंशन है नोट्स में, लेकिन वो सॉल्वेबल ही नहीं है, वो सॉल्व हो ही नहीं था रहा, क्योंकि अगर हम उसको सॉल्व करें तो इंटीजर नहीं थे आ रहे। उसमें नोट्स पे देखा है उन्होंने 2-4 स्टेप किए हुए हैं, यानी कि आगे भी पार्ट्स पे बना के, लेकिन वो ना सोल्यूशन ही नहीं देता। तो वो आपने तीसरा क्वेश्चन करना ही नहीं, मतलब आपके पास 2 ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, बस इनको ही देखना है। तो ये आपका मेथड कंप्लीट होगा।